तो बच्चों, आप सभी का स्टडी विथ साइकिल सर में स्वागत है। और आज का जो टॉपिक है वह है हमारे इतिहास का महत्वपूर्ण युद्ध। क्या है? इतिहास का महत्वपूर्ण युद्ध। अब हम लोग क्या करते हैं, उसका शुरू करते हैं। ठीक है, तो चलिए हम लोग इतिहास का महत्वपूर्ण युद्ध में जो हम लोग शुरू करेंगे वह आपका जो पहला युद्ध होगा वह होगा हाइडे स्पीच का युद्ध। क्या पहले पहला हाइडे स्पीच का युद्ध, यानी कि महत्वपूर्ण युद्ध आज हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, इसमें जो पहला हम लोग का पढ़ना वह है हाइडे स्पीच का युद्ध। या बता दे कि हाइडे स्पीच का जो युद्ध जो हुआ था यह हुआ, यह उस समय दो शासक, यानी कि हुआ था दो शासक के बीच हुआ था। एक का नाम था, इसका नाम था सिकंदर। क्या हुआ था? सिकंदर के। और दूसरा था हुआ राजा पोरस। क्या था? पोरस। ठीक है, राजा पोरस था। इस राजा पोरस को बहुआ इतिहास में पुरु भी कहा जाता है। ठीक है, तो क्वेश्चन आएगा कि हाइडे स्पीच के युद्ध किसके बीच हुआ था? तो सिकंदर और राजा पोरस के बीच हुआ था। और यह बोलेगा कि यह कब हुआ था, तब बोलिएगा 326 ईसा पूर्व, यानी कि बीसी, बिफोर क्राइस्ट, यानी कि ईसा मसीह के जन्म से 326 साल पहले हुआ था। और यह युद्ध कहाँ हुआ था? तो यह हुआ था झेलम नदी के तट पर। कहाँ हुआ था बुआ? झेलम नदी के तट पर। ठीक है वह झेलम नदी के तट पर। और इसमें जीता कौन था? तो इसमें कौन जीता? इसमें हो सिकंदर। कौन जीता था? सिकंदर। और सिकंदर इसमें जीता, लेकिन ये राजा पोरस जो था ना, यह बहुत ही बहादुरी से लड़ा। ठीक है, जिसके कारण सिकंदर ने इसकी बहादुरी को देखकर अपने सेना में मिला लिया, या अपने के अपने साथ वह अपने साथ कर लिया। लेकिन इसकी जो थी ना, सिकंदर की जो पत्नी थी रुखसाना, क्या नाम था? रुखसाना। उन्होंने क्या किया कि इस राजा पोरस के कलाई पे कर दिया, राखी बांध दिया। ठीक है, अब जो दुश्मन था अब क्या हो गया? अब भाई हो गया कि मेरे पति क्या करेंगे? रक्षा करेंगे। लड़के लोग बड़े होशियार होते देखते हैं कि बस मराने वाला सबसे निम्न है कि बना दो भाई, सबसे निम्न रहेगा क्या। तो लड़के लोग ऐसे देखिएगा, जब चलने पर क्या होता है, देखिए जाता है कौन लड़का, कोई जा रहा है, लड़का पीछे पड़े, कुछ नहीं कहना है, बस लड़की लोग को जो कोई लड़का पीछे पड़े बोल दीजिए आओ भैया का दिक्कत हुआ हो हमरा से। अपने आप के फिर क्या कल से वो फिर बेचारा कल से वो आपके पीछे आने वाला नहीं है, इसीलिए उसे कुछ मत बोले। लेकिन लड़के लोग तो उसको बोल देता है कि तो अपना आईना के मुंह देख कर बेचारा कितना क्रीम लगा के रहता है बेचारा। ठीक है, ऐसा ना बोले, उसको तो इज्जत से कह दे कि वो बेचारा क्या करे, अपना रास्ता अलग कर ले। ठीक है, तो आई होप आपको हाइडे स्पीच समझ में आया होगा। यानी कि हाइडे स्पीच का युद्ध 326 ईसा पूर्व में कहाँ हुआ था? झेलम नदी के तट पे हुआ था। और किसके बीच हुआ था? सिकंदर और राजा पोरस के बीच हुआ था। इसमें जीता कौन था? सिकंदर ने जीता था। क्लियर? चलिए, तो ये आपका पहला समझ आ गया आप लोग को? अरे भाई आ गया ना भाई? चलिए, अब नेक्स्ट आइए, दूसरा आइए। दूसरा युद्ध हमारा है बुआ, वह है सिंधु सिंधु नदी, यानी कि सिंधु हम युद्ध कहें तब, चाहे हम सिंधु घाटी का युद्ध कहें तब। क्लियर? अब वो क्या होता है सिंधु घाटी का युद्ध क्या होता है? तो इसे हम लोग देखिए, सिंधु का युद्ध, यह तो युद्ध इतिहास का सबसे महत्वपूर्ण युद्ध माना जाता है। कौन? सिंधु का युद्ध। थोड़ा इसमें हम देखते हैं कि सिंधु का युद्ध जो है बुआ वह 305 में क्या हुआ था बुआ? शुरू हुआ था। कब हुआ था? 305 बीसी में क्या हुआ था? यह शुरू हुआ था। ठीक है, और बता दे यह जो युद्ध हुआ था यह दो लोगों के बीच हुआ था। एक हुआ था किसके? सेल्यूकस निकेटर। क्या था बुआ? सेल्यूकस निकेटर। सेल्यूकस निकेटर, ये कौन था बुआ? तो बता दें कि यह सिकंदर का स्थल सेनापति था। क्या था बुआ? सिकंदर का स्थल सेनापति था। और एक सिकंदर का जल सेनापति जिसका नाम था निर्याकस। ठीक है, और दूसरा राजा दूसरा जो होते हैं वो होते हैं चंद्रगुप्त मौर्य। चंद्रगुप्त मौर्य, इनके बीच क्या होता है? यह कौन आपका? सिंधु का युद्ध होता है। और इस युद्ध में क्या होते हैं कि चंद्रगुप्त मौर्य क्या होते हैं? विजयी हो जाते हैं। कहते हैं विजयी हो जाते हैं। और इसी युद्ध में क्या होता है कि ऐसे हम आपको सिकंदर वीडियो लेकर आएंगे तो इसमें पूरा डिटेल बताएंगे, लेकिन यहाँ समझ लीजिए कि इसमें क्या कर लेता है कि सेल्यूकस निकेटर की बेटी रहती है।
क्या रहता है इसकी बेटी, जिसका नाम रहता है कार्नेलिया। कार्नेलिया, इसको हम लोग हेलेना भी कहते हैं, ठीक है। और क्या होता है कि इस युद्ध में सेल्यूकस निकेटर से पूरी तरह से कौन हार जाता है? सेल्यूकस निकेटर हार जाता है किससे? चंद्रगुप्त मौर्य से। और लास्ट में इसकी बेटी क्या कर लेती है? शादी कर लेते हैं किससे? चंद्रगुप्त मौर्य से। अब चंद्रगुप्त मौर्य तो भाई अब वह कहाँ के थी? यूनान की। यूनान यानी कि यूरोप महाद्वीप का। कहाँ? यूरोप महाद्वीप का। अब वहां के लड़के देखोगा तो कि कर्क रेखा जितना दूर जाएगा वहां के लड़कियां लोग उतना ही अंदर होती है थोड़ा सा। तो वहां पे ये आई ससुरा कहाँ का था? बिहार के मगध के। अब क्या है, देखा कि थोड़ा सा भाई बढ़िया है तो लड़ाई करने से निमन है, क्या हो जाए प्रेम में रिश्ता बदल जाए। कर लेता है इससे विवाह कर लेता है, लेकिन इससे पूछता है कि तुम्हारे बाबूजी जब क्योंकि सिकंदर पढ़ाएंगे तो बता दे, थोड़ा सा लॉजिक बताते हैं, थोड़ा कहानी की तरह समझिएगा कि सेल्यूकस निकेटर जब सिकंदर लौट रहा था ना यहाँ से, कहाँ? बेबीलोन, क्योंकि सिकंदर का मृत्यु बेबीलोन में हो जाता है। कहाँ होता है सिकंदर मृत्यु? बेबीलोन में होता है, ठीक है बुआ। तो बेबीलोन में क्या होता है कि वहां से सेल्यूकस निकेटर और निर्याकस निर्याकस कहते, तुम जा जितना जाना है जाओ, चल जाओ, लेकिन हम जा रहे हैं फिर से करने आक्रमण करने, क्योंकि इनको बोल दिया जाता है कि ब्यास नदी को जो पार करेगा ना उस पर क्या हो जाएगा? वह इंसान वह मर जाएगा। और इनके साथ चाल चल जाता है कौन कौन? दो व्यक्ति, एक का नाम रहता है चंद्रगुप्त मौर्य और दूसरा का नाम चंदू जिसको बोलते हैं, और दूसरा नाम होता है चाणक्य। तो चाणक्य कौन है बुआ? तो समझ लीजिएगा, चाणक्य। तो चाणक्य जो था ना इसे हम लोग कौटिल्य भी कहते हैं। क्या बोलते हैं? कौटिल्य। और चाणक्य को बचपन का नाम विष्णुगुप्त था। क्या था? विष्णुगुप्त। यह चाणक्य क्या होता है कि जब सिकंदर जब कब 300 अभी बताया ना 305 में जब क्या होता है सिंधु नहीं 326 में जब आक्रमण करने आता है कहाँ पे? मतलब हाइडेस के से युद्ध यानी कि झेलम नदी के तट पर। उसी समय क्या होता है कि जो चाणक्य जो होते हैं ना यह तक्षशिला विश्वविद्यालय के क्या रहते हैं? आचार्य रहते हैं। क्या रहते हैं? आचार्य। किस विद्यालय का बुआ? तक्षशिला विश्वविद्यालय क्या रहते हैं? ये आचार्य रहते हैं। तो अभी क्वेश्चन पूछता हुआ कि तक्षशिला विश्वविद्यालय अभी वर्तमान में कहाँ है? तो क्या मार बहू? पाकिस्तान यानी कि कुत्ता। भाई हम नहीं कहते हैं, आप गूगल पर लिखिएगा ना तो इसका पूरे तरह से इमेज किस तरह आता है? कुत्ते की तरह आते हैं। और मैप भी। हमें तो एक खुशी मिलता है कि जो इसका नक्शा बनाने वाला जो था ना रियल में उसे ईश्वर ने कुछ वरदान देके भेजा कि तुम जाओ उसे बना, क्योंकि जिसका लक्षण होता है उस तरह उसके कहा तो उसके अंदर गुण आ ही जाते हैं। तो इसमें यानी कि हम इतना नहीं करें भाई। पाकिस्तान क्या है बुआ? पाकिस्तान। तो पाकिस्तान में क्या होता है अभी वर्तमान में? कहाँ तक्षशिला? पाकिस्तान में है। और बता दे कि तक्षशिला विश्वविद्यालय बनवाया था राजा तक्ष ने। कौन बना था? राजा तक्ष ने। तो ध्यान सुनिएगा। तो चाणक्य किसका था? आचार्य था तक्षशिला का। और यह भी वर्तमान में कहाँ है? पाकिस्तान में। और चाणक्य किसका क्या था? इसका आचार्य था। तो जब सिकंदर जब भारत पर आक्रमण करने वाला था ना तो एक टीचर का मतलब होता है क्या चीज? कि दूरगामी क्या करना? फैसला लेना, कि जो भविष्य में घटना घटने वाला ना उसको पहले ही क्या करना? निदान कर देना। एक क्या होता है टीचर? क्या होता है टीचर का? कर्तव्य होता है, ठीक है। तो इन्होंने क्या किया कि इन्होंने वहां से निकला और चला कहाँ? एक मगध में शासक था जिसका नाम था घनानंद। उस समय जो नंद वंश का अंतिम शासक कहा जाता है घनानंद, उसका शासन चल रहा था। तो आया कहाँ यह? कहाँ? मगध में। लेकिन देखा कि अरे यहाँ के राजा तो कुछ अच्छा होंगे, लेकिन यहाँ के राजा एकदम पी के टल्ली। इसका नाम था घनानंद। अब बस थिर पुकार न दू गो था का नचनिया था एकदम पूरा नाचो एकदम ऑर्केस्ट्रा करवा रहा था, नचवा रहा था। अब दारू पी रहा था। अब राजा का कर्तव्य क्या होता है? राजा कर्तव्य होता है अपने प्रजा की रक्षा करना, अपने प्रजा के हित के बारे में सोचना। और ये हमेशा एकदम, अब देखिए एक एपिसोड भी है चंद्रगुप्त मौर्य, देखिएगा दिन के दिन धा एकदम मतलब कि पैसा पे पैसा, टैक्स पे टैक्स, लोग को जीना हराम कर देले था। इस पर कहते हैं चाणक्य क्या होते हैं? गुस्साते हैं कि भाई तू गलत कर रहा है, तू इस पे क्या करो, तुम इस पे तुम रोक लगाओ। राजा का कर्तव्य यह नहीं है। चाणक्य को मारता है, लात क्या करता है पूरा बाहर, एक शिखा खुल जाता है। आज शिखा था के बाहर करता है, ठीक है। इसे निकालो इसको ब्राह्मण को बाहर। क्या होता है? चाणक्य बोलता है कि घनानंद हम तुम्हें
पराजित कर देंगे, तुम्हें हटाकर हम अपना शिखा उसी दिन बांधेंगे जिस दिन तुम्हारा साम्राज्य है, साम्राज्य को बर्बाद कर देंगे। इस बात को बोलता है और अचानक क्या होता है, वहां से चला जाता है और जाकर उसने उन्होंने एक बच्चा खोता है, इसका नाम रहता है चंदू। ठीक है, उसकी मम्मी का नाम रहता है मोरा, जिसका आगे मौर्य मोरा का संस्कृत में क्या होता है, मौर्य होता है, जिन्होंने मौर्य वंश की स्थापना करता है। कौन? चंद्रगुप्त मौर्य ने। और वह चंद्रगुप्त मौर्य ने क्या करता है, किसको? सिकंदर की सेना में घुसकर उसकी पूरी तहस न करवा के वापस भेज देता है। और कौन? चाणक्य एक रखले था विष कन्या, क्या रखले था? विष कन्या। और विष कन्या के जो देखिए, इंसान एक बैग नहीं मरता है, अगर उसको थोड़ा थोड़ा मात्रा में जहर दे दिया तो वो मरता नहीं है। तो यह थोड़ा थोड़ा जहर देके उसको विष कन्या बना देते, तो क्या हुआ, कितना तक क्या हुआ, चाणक्य का जो जो विष कन्या थी वही आधा काम निपटा दी थी। ठीक है, अब कुछ काम बचा तो कौन निपटा दिया? चंद्रगुप्त मौर्य निभा दिया। और उसके बाद में क्या किया, इसके बाद में इस चंद्रगुप्त मौर्य को एक चीज से होता है, पता किसको? जो मगध में जो राजा था, कौन था? घनानंद। उस समय कौन था? घनानंद। तो इस घनानंद की बेटी थी, जिसका नाम था दुर्धरा। क्या नाम था? दुर्धरा। ठीक है, इससे इसको प्रेम हो जाता है, किससे? चंद्रगुप्त। चंद्रगुप्त मौर्य से कहते इसको प्रेम हो जाता है। ठीक है, और ये बहुत अच्छा करते हैं। वैसा ही बात है, किसी का बाप बेटी जवान है, अब बाप नाचो नाचो नचनिया के तो नाचा, तो गुस्सा नहीं आया किसी को, कोई मरवाएगा। अब बेटी बोलते कि टेंशन ना लीजिए, जब भी जाता है तो आता है, भेंट को आता है, थोड़ा सा पैसा से लेके आता होते से कि खाए पिए ना बांटे, पैसा लाओ, तो बेटे को पैसा देती है। यहाँ तक अगर मुद्रिका क्या होता है, जो खजाना का जो होता है ना, वो कर बेटी करता है, सहायता करता है, ले जाइए ना, क्या कर बाबू हमारे पी के उड़ा देगा, इस समय आप लेके जाइए, कुछ काम कर लीजिएगा। मतलब ऐसा होना चाहिए भाई। तो नहीं, किस्मत तो पता नहीं मिलेगा कि नहीं मिलेगा, टेंशन है हमरा। ठीक है, आगे सुनिएगा। तो अब क्या होता है, क्या होता है, चंद्रगुप्त मौर्य क्या होता है इसमें, मतलब प्रेम होता है इससे, और ये हेल्प भी करता है। अगर इससे न हो जाता तो ये चंद्रगुप्त मौर्य बचता भी नहीं, होता सक्सेस नहीं कर पाता। ठीक है, अब इसके बाद क्या होता है कि जैसे समय बीतता है, चंद्रगुप्त सिकंदर चल जाता है, फिर क्या होता है, इसी बीच में क्या होता है, मौका मिलता है, क्या कर देता है चाणक्य। ऐसे बहुत बड़ी कहानी है, लेकिन हम बहुत शॉर्ट मार दे रहे हैं। कभी हम चाणक्य पे इसके चंद्रगुप्त मौर्य पे वीडियो लेके आने वाले हैं, तो उस पर आपको पूरा बताएंगे। अब क्या होता है कि चंद्रगुप्त मौर्य किसको हरा देता है? घनानंद को। आ सत्ता पे कौन बढ़ाता है? चंद्रगुप्त मौर्य। तो पहले कौन वंश था? नंद वंश। अब कौन होगा? मौर्य वंश। तो नंद वंश को खत्म किसने किया था? तो चंद्रगुप्त मौर्य ने। क्लियर? चाहे नंद वंश का अंतिम शासक था चंद्रगुप्त मौर्य। बोलता हुआ थोड़ा से कि सिकंदर किसके समय आक्रमण किया था? तो कौन है वो? घनानंद के समय। किस वंश में? तो नंद वंश में। अब बोलता हुआ नंद वंश के संस्थापक समझ जा, महापदम नंद। कौन था बुआ? महापदम नंद। क्लियर? चलिए, तो अब इसमें क्या होता है कि वही जो है ना, सिकंदर जब जा रहा था तो बेबीलोन में क्या, इसकी मृत्यु हो जाती है, और वहां से सेल्यूकस निकेटर फिर वापस आता है। तो इसमें क्या करता है, जब तो जो था ना, कौन? चाणक्य जो था, यह बन जाता है क्या चीज? प्रधानमंत्री। किसका? मौर्य साम्राज्य का। यानी कि चंद्रगुप्त मौर्य का प्रधानमंत्री कौन रहता है? चाणक्य। तो चाणक्य तो कौटिल्य बुद्धि था, इसलिए कौटिल्य भी कहा गया है। इन्होंने क्या बोलता है कि वह आता है हाथी लेके। कौन? एकदम सेल्यूकस निकेटर हाथी लेके आता है, बोलता है कि रुक जाओ अभी युद्ध में उसको फंसा दो, उलझा के रखता है। अब बाद में कहता है, बाद में जब बरसात का समय आएगा तो लड़ लेना। अब बरसात का समय क्या करता है, इसको बढ़िया से एकदम हरा उरा क्या करता है, इसके बेटी से करता है, बेटी से ब्याह कर लेता है। अब पूरा पाकिस्तान पूरा अफगानिस्तान दहेज में ले लेता है। अब बताइए, इतना कोई दहेज लेता है बिहारी भाई? देखिए तो भाई, साला पूरा पाकिस्तान है दहेज में मिलल, पूरा अफगानिस्तान दहेज में मिलल। आज भले देश बनल है, लेकिन कहने के रहता है ना कि दहेज में मिलल था हमनी के। संभव है ना भाई? वह गर्व से कहें कि दहेज में ले रही हूँ हमने। आज बोले तो देश हो तो अलग की बात हो, जैसे बोलबो तो दहेज में से छीन लेबो, है कि नहीं है? हाँ, हाँ, दहेज मिलल हो भाई हमरा। तो इसलिए क्या है, लेकिन उसी समय क्या होता है कि सेल्यूकस निकेटर कौन? कार्नेलिया होशियार थी। अब ये इंग्लिश, क्योंकि यूरोप वाला अधिकांश इंग्लिश बोलता है, हम नहीं सोच प्योर भोजपुरी या कथी हिंदी बोलने वाला। हिंदू शोषण है, भोजपुरी बोलते हैं हम लोग अधिकांश। अब क्या होता है, अब इंग्लिश वाला एक बैग बात हो तो भाई बात बनेगा। एक बाप को टेंशन हो गया, वो टेंशन कारण क्या किया, वो उतना क्या किया, दहेज दिया। और आज जो दहेज देता है ना, वो अपनी बेटी को सुख क्या होता है ठीक से रखे, इसलिए क्या होता है, बामतारी दहेज देता है। आज भी वही प्रथा है। उसके बाद में क्या होता है, करे वो ध्यान सुनो यार। अब कहता है कि सेल्यूकस निकेटर क्या करता है कि दहेज देता है, लेकिन ई कौन? चंद्रगुप्त मौर्य पूछता है
कि सुनो तुम्हारे बाबूजी यहाँ कहला आए थे। बोला कि हमारे बाबूजी के आपके यहाँ के हाथी बड़ा पसंद था। बोला कि दे तो पहले बोले तो कैसे कितना है देते 500 हाथी दान में दे दो। ससुर जी लीजिए दान में। ससुर जी जाइए हाथी पर चढ़ जाइए। हाथी पर चौहरे कहाँ ससुर जी चल जाते हैं, कहाँ? यूरोप महाद्वीप यानी कि सिकंदर यूनान से आया था, यूनान चले जाते हैं। लेकिन उसी समय जब ये जाता है ना तो उस समय एक अथी को राजदूत को बुलाता है जिसको नाम था मेगा अस्थनिज। क्या नाम था बुआ? मेगा अस्थनिज। ये हो में क्या करे? मेगा अस्थनिज। और ये आता है ना बुआ, तो यह आता है किसके दरबार में? तो चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में। और इन्होंने एक पुस्तक लिखता है जिसका नाम रहता है इंडिका। क्या नाम रहता है बुआ? इंडिका पुस्तक में क्या कहता है अपना पूरे तरह से लिखता है। तो इंडिका पुस्तक से हमें किस वंश की जानकारी मिलता है? मौर्य वंश की। किसके बारे में? तो चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में। क्लियर आपको? तो इसमें क्या होता है कि इसमें चंद्रगुप्त मौर्य का था, इसमें जीत जाता है। क्लियर है तक? अब आइए नेक्स्ट अगला युद्ध हुआ है। किसी को कोई दिक्कत तो नहीं ना है यहाँ पे भाई? चलिए हाँ बोलिए, किसी को दिक्कत? चलिए आगे नेक्स्ट देखिएगा। अगला जो हुआ है वह है बुआ कि आपका तीसरा जो युद्ध है आपका वह हुआ कलिंग का युद्ध। कब हुआ? कलिंग का युद्ध। आपको तीन को पढ़ाते हैं कलिंग का युद्ध। अब समझिएगा ये कलिंग का युद्ध कब हुआ था। तो कलिंग का युद्ध हुआ अशोक के राज्याभिषेक के 8 साल बाद हुआ था, यानी कि 261 बीसी में क्या हुआ था? कब हुआ? 261 बीसी में। यानी कि तो हम कह सकते हैं कि अशोक का जो राज्याभिषेक हुआ था वो कितना में हुआ होगा? बोला था हुआ राज्याभिषेक, बोला था राज्याभिषेक कब में होला बोला था हो? राज्याभिषेक कब में होला? अरे 8 साल जोड़ो ना, उसमें कितना हो जाएगा? उसमें 269 होगा बीसी। ये ना होगा ना हो? इसमें क्या होता है उसका राज्याभिषेक होता है। क्वेश्चन पूछता है कि अशोक का राज्याभिषेक कब हुआ था, कब मरेगा? हाँ 269 बीसी में। कितना है? 269 बीसी में। क्लियर? अब देखिए आगे नेक्स्ट क्या होता है आगे। तो ये जब अशोक ऐसे कहा जाता है कि एक बौद्ध धर्म का ग्रंथ है जिसका नाम है अंगुत्तर निकाय। क्या नाम है? अंगुत्तर निकाय के अनुसार कहा गया है कि अशोक ने अपने 99 भाइयों को मारकर पटना के आदम का क्या किया? डाल दिया, तब राजा बना था। मतलब अशोक एक तो बहुत बड़ा निर्दयी शासक था पूरी तरह से। ना जब चलता था ना तो कौन बोले ना डरे। अरे भाई राजा कौन बनता है? देखिए अगर आपको राजा बनना है ना तो पूरी तरह से क्या होना चाहिए आपके पास? एकदम लाश पर बैठ के एकदम खाना लिया, मटन लिया, खाओ एकदम खूने खून से एकदम पूरा, तब जाएगा राजा बना। अब थोड़ा ओ माय गॉड कटा गया, ओ खून बह रहा है, दर्द है तो वो हो गया, आपका विकास होने वाला नहीं है तो आप मर जाइएगा। आप मर जाइएगा, कोई दिक्कत नहीं होगा आपका। समझे? इसे क्या करना चाहिए आप लोग को? बनिए क्या चीज? मजबूत बनिए। अब देखिए हो तो कलिंग के युद्ध जो हुआ था ना कब हुआ था? 261 ईसा पूर्व में। और किसके बीच हुआ था? तो यह हुआ था बउआ एगो तो अशोक जी होबे करेंगे। क्या होंगे गो? अशोक जी होंगे। और दूसरा कलिंग के ही राजा था, कलिंग का राजा जिसका नाम था नंद राज। कलिंग के राजा नंद राज के बीच क्या होता है? यह युद्ध होता है। और इस युद्ध में कौन जीत जाता है? अशोक जीतता है। लेकिन अशोक इस युद्ध के बाद अपने युद्ध नीति को त्याग कर धर्म नीति में चले जाते हैं। और इस युद्ध के मैदान में ही, कलिंग के युद्ध के मैदान में ही अपना तलवार छोड़ देता है। क्यों छोड़ता है समझिएगा, क्योंकि ये जब दिखता है ना, जब युद्ध होने के बाद दिखता है तो पूरे बच्चे औरत पूरा जवान सब पूरा लाशें बिछल रहता है। यह इंसान को उस लाश को देख के नहीं, उसमें देखता है कि बच्चा और औरत, क्योंकि बच्चा तो कुछ किया नहीं होगा और औरत तो बेचारी घर में रहती थी, इसको क्यों काट दिया गया? इस बात को देखकर जो उसका हृदय क्या हो गया? परिवर्तित हो गया। और उन्होंने युद्ध नीति के स्थान पर क्या अपना लिया? धम्म नीति। क्या अपना लिया? धम्म नीति। अब जब धम्म नीति अपना है ना तो ये अशोक के एगो बहुत अच्छा 2-3 गो बीबी थी, लेकिन उसमें से सबसे प्यारी बीबी जो कम दिमाग खाए। देखिए हम लोग चाहे किसी को, कोई लड़का किसी को मानना है ना तो जो कम दिमाग खाए ना उसी को मानता है। अब बोल दे कि हम पढ़ाई कर रहे तो फोन रख दे, बढ़िया है। फोन पढ़ाई कर रहे हैं क्यों फोन रखे? क्या है हम सब दिक्कत? अरे तो जब मंगता कबर बैठा फाड़ दे, कबर फाड़ दे, गुड है। अरे अभी बोल रहे हैं। तो ये क्या था कि अशोक का जो बीवी थी ना, कौन थी सबसे प्यारी बीवी? वह थी कारुवाकी। क्या था बुआ? कारुवाकी। यह अशोक से बहुत कम क्या करती थी? दिमाग खाते थे। खाते थे क्या होता है इसको ज्यादा मानेगा अशोक?
अब क्या हुआ कि कारुवाकी से एक बात हो गया, क्या चीज, कि कारुवाकी एक इसका किसका, अशोक का एक भतीजा था जिसका नाम था निग्रोथ। क्या नाम था, निग्रोथ। तो निग्रोथ ने क्या किया कि वह बौद्ध धर्म को मानता था, तो हमेशा शांत रहता था। तो जो इंसान अच्छा से नॉलेज रखेगा ना वह शांत रहेगा, जो कम जानेगा ना, देखना जो कम जानेगा ना बोलेगा, बता दे पानीपत के युद्ध, अगर से पूछ दे कि पानीपत के युद्ध कहला भे रही, बस मोए मोए ओकर हो जाएगा। क्यों, जाने या कम उछलेगा ज्यादा। तो जो एगो कहावत भी है कि अधजल गगरी छलकत जाए, कि आधा अगर गगरी में जल रहता है ना तो बड़ा छलकता है, लेकिन जो गगरी पूरा भरा रहता है उसमें पानी छलकता नहीं है। इसीलिए जिस इंसान के पास ज्यादा गुण होगा ना ज्यादा बखान नहीं करेगा, मतलब अपने चुपे रहेंगे, जहां समय आएगा वहां बताएंगे। अब कुछ क्या होते हैं, कहीं पर भी क्या होते हैं, शुरू हो जाते हैं। तो उस तरह क्या था कि निग्रोथ पूरा शांत व्यक्ति था। और याद रखिएगा, लड़की लोग हो चाहे किसी कोई किया हो, औरत हो, वो हमेशा उसको कैसा पसंद होता है, लड़का शांत, जो क्या रहे, शांत रहे। और तो इतना ना क्या कर रहा है, कूदे लगल है कि लड़का कहले कि बंदर से कम नहीं है इससे, तो क्या करता है, भावे रहता है। तो क्या करता है यहाँ पे, ये निग्रोथ पूरा शांत था। तो पता है क्या करता है, इससे कारुबा की बहुत प्रेरित थी। तो ये बोलते देख रहे हैं आपके भतीजवा के निग्रोथ के कितना शांत रहता है, ताकि हाँ आई आयल था अशोक भाई, लड़ के आएगा उतना लाश देख लेता है, दिमाग नहीं टेंशन रहेगा। का हो गया, लड़की लोग के देखिए पहले कांड होने के बाद बोलते का हो गई, होने वाला वाली हो गई, लेकिन बाद में, पहले नहीं, पहले बोलते थे साला जिंदगी संभल जाता है, पहले नहीं बोलेगी, क्या बोलेगी, बाद में बोलेगी। अब क्या होता है कि निग्रोथ बोलता है, ये अशोक पूछता है कि तुम बताओ बौद्ध धर्म के बारे में बताओ। तो बोलता है कि देखिए हम बौद्ध धर्म के बारे में इतना जानते हैं कि बौद्ध धर्म बढ़िया धर्म है, लेकिन हम इसके बारे में बता पाएंगे नहीं, हमारे गुरु जी हैं जिनका नाम क्या है, गुरु, क्या नाम था, उपगुप्त। क्या हुआ था, उपगुप्त। अभी उपगुप्त क्या करते हैं, को कौन, अशोक को क्या देते हैं, उपदेश देते हैं। क्या देखिए, तो क्वेश्चन आएगा कि बौद्ध धर्म की शिक्षा किसने दिया अशोक को, तो कौन मारिएगा, उपगुप्त ने दिया, ठीक है। और हमने तोहनी को बोले लो, कौन लड़का पूछल हो कि चलो सर जी के भी, अरे भाई तोहनी बताओ तो कहाँ पढ़ते हो, तो तोहनी कहल कि आओ ना इधर, हम पूरा हरप्पे सप्ताह पूरा ओकरे पढ़ा दो। अरे भाई सीधे बोलो कि भाई देख ऐसे पढ़ाई होती है, चल अगर तुम्हें बेसिक नॉलेज चाहिए तो चल हमारे सर के पास चलो, कि हम तो एक छोटा सा क्या है, एक बार पढ़ के आए हैं, 2 दिन क्लास कर किए हैं, चाहे हम 2 महीने से कर रहे हैं, तुम चलो वहां पे अपने तुम्हें संतुष्टि मिल जाएगी। तुम्हें तो नहीं अपने को क्या करोगे, एकदम सिंधु घाटी सप्ताह में पूरा डुबा के मुआ दो वही में, अगर मगज उठावल है तो पूरा चंदू मोर की कहानी सुना के मुआ दो, वो कहल है कि बाक रे तोरी की जरो। अरे पढ़ाई क्या है, एक मजाक है, पढ़ाई क्या है, मजाक है। हंसते खेलते पढ़ लेना है, रट्टा मारने की जरूरत नहीं है। इतिहास कहानी, इतिहास इतिहास जब भी पढ़ो ना तो अपने आप को इमेजिन कर लो, अपने आप को इमेजिन कर लो कि यार उस समय हम होते तो ऐसे होते, आपको बहुत लंबा समय तक याद रहेगा। अन्यथा रट्टा मारे तो बहुत सब कम से कम याद रहेगा आपको। इतिहास से कहता है, अब हड़प्पा सप्ताह अगर पढ़ना हो किसी को तो टीचर क्यों लिखवाए उसको कि हड़प्पा सप्ताह क्या है, कुछ ना करे उसको। हड़प्पा सप्ताह में क्या कहे कि अभी का जो सभ्यता है ना, बस इसको तुम ध्यान में देखो, नजर चारों तरफ दौड़ाओ, क्या सड़क बढ़िया है, हाँ, एवं सब घर के ईटा बना हुआ है, हाँ है, देखो तो सड़क के किनारे नाली है, देखो तो मतलब कि जो व्यवस्था आज पूरे है वो सब क्या था, सिंधु घाटी सभ्यता में थी। तो बेसिक स्विमिंग पूल आज हम जाते हैं नहाने के लिए, उस समय का था स्नानागार था। आज अन्न का भंडार है तो उस समय भी अन्न का भंडार था। अरे इमेजिन करो ना, रट्टा क्यों मारेंगे उसको जाके हम कि एकदम अन्नागार इतना ये बाप यार, भाई मशीन थोड़ा ही है, क्या करेंगे हम, रटते रहेंगे। इंसान है, समझ समझ के आगे बढ़ेंगे। क्लियर, तो कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं ना है। तो अशोक, इसमें कौन जीता बुआ, अशोक ने आगे इसमें से जीत गया था। किसी को दिक्कत है यहाँ तक नहीं ना है, समझ आ गया यहाँ तक। अब आइए आगे, ऐसे सब के बारे में, अशोक के बारे में, अशोक के अभिलेख के बारे में, हर एक चीज के बारे में बताएंगे, लेकिन वो किस में, आपको अलग अलग क्या चीज टॉपिक बताएंगे, अलग अलग सिलेबस में। क्योंकि अगर एक बार बताएंगे तो एक गो में क्या हो जाएंगे, हम रह जाएंगे एक गो में, ठीक है। इसी के लिए थोड़ा आइए, हम लोग का युद्ध है तो युद्ध पढ़ना, आगे आइए। तीसरा, तीसरा बुआ है आपका तराइन का प्रथम युद्ध। किसका बुआ, तराइन का प्रथम युद्ध, ठीक है। ये कब हुआ था बुआ, 1191 में हुआ था बुआ, 1191 में। और यह हुआ था बुआ दो लोगों के बीच, कौन कौन, पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी के बीच। किसके बुआ, पृथ्वीराज चौहान, पृथ्वीराज
चौहान और किसका हुआ, मोहम्मद गौरी के बीच हुआ था। और इसमें जीता कौन था हुआ इसमें, पृथ्वीराज चौहान जीता था। लेकिन इस जीत के बाद पृथ्वीराज चौहान को एक इसको सपोर्ट करता था, इसका नाम था जयचंद। क्या था बुआ, जयचंद। ये जयचंद की बेटी थी, क्या नाम था उसका, बोला हो, संयोजिता। क्या नाम था उसका, संयोजिता। अब इस संयोजिता से क्या होता है, किसको प्रेम हो जाता है, पृथ्वीराज चौहान को। और इस कारण क्या होता है कि तराइन के दूसरा युद्ध जब होता है, देखो बुआ ध्यान सुना रे, तराइन का दूसरा युद्ध, तो पहला था ये दूसरा युद्ध। और इस युद्ध के बाद क्या होता है कि तराइन के, अब भाई किसी को बाप बेटी को पता चल, बेटा बाप को पता चल जाए कि बेटी तुम्हारा फलना प्रेम कर रहा, तो सपोर्ट करेगा उसको, यू उस बासे लेके दौड़ते मारे लग रहा, गाँव में मिलते बास या फट्टा लेके दौड़ते हुए मारे लगे, है ना, तो इधर चला कर फाड़ देता, ये होता है। अब देखिए तराइन का दूसरा युद्ध में जो जयचंद हमेशा पृथ्वीराज का सपोर्ट करता था, क्या होता है इसके खिलाफ हो जाता है और सपोर्ट कर देता है किसको, मोहम्मद गौरी को। और इसमें कौन जीत जाता है, मोहम्मद गौरी। क्या होता है इसमें जीत जाता है। मतलब तराइन का दूसरा युद्ध 1192 में होता है, इसमें 92 में, और किसके बीच, पृथ्वीराज, पृथ्वीराज हो बोलो ना, चौहान जी, और किसको, मोहम्मद, मोहम्मद गौरी के बीच। और इसमें क्या होते हैं, ये क्या होता है उस समय जीत जाते हैं, और ये बेचारा क्या होता है, हार जाते हैं। हारने के कारण क्या था कि इसका सपोर्ट जयचंद ने नहीं किया था, क्लियर। और अगला होता है बुआ, इस जयचंद जो था, जयचंद था ना, हाँ जयचंद ही था। और यह क्या होता है, अगला 2 साल बाद, यानी कि 1192 के बाद 1194 में एक और युद्ध होता है, जिसको बोलते हैं चंदावर का युद्ध। क्या बोलते हैं बुआ, चंदावर, यानी कि चंदवार का भी युद्ध कहते हैं, कौन 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 कहता है, चंदावर का युद्ध। तो इसमें कौन कौन बचेंगे, तो इसमें बचेंगे कौन आपका, जय चंद, जय चंद, और कौन आपका, मोहम्मद गौरी। देखिए इसीलिए जयचंदन मोहम्मद गौरी। और इसमें कौन जीत जाता है, मोहम्मद गौरी कहता है जीत जाता है, क्लियर। तो यह आपको कितना युद्ध पढ़ा दिया, आपको हम 5 युद्ध पढ़ा दिए, 5 या 6 युद्ध पढ़ा दिए आप लोग को, ठीक है। तो आपको फिर हम नेक्स्ट वीडियो में महत्वपूर्ण युद्ध की चर्चा करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। चलिए तो जय हिंद।